नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आपने इतिहास में चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा और ये कहानी भी आपने पढ़ी होगी कि किस तरह से चाणक्य ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, हिम्मत का इस्तेमाल करके और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का इस्तेमाल करके धनानंद जैसे क्रूर शासक का कैसे अंत किया था। आज हम मुंबई पुलिस के चाणक्य रहे एक अधिकारी के बारे में बात करेंगे। ये वो अधिकारी है जिसने चाणक्य की तरह रणनीति बनाई और मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़कर रख दी। इस अधिकारी का नाम है डी शिवानंदन। आज मुंबई अंडरवर्ल्ड पहले की तरह सक्रिय नहीं है। अगर अब से 15-20 साल पहले की बात करें तो मुंबई पर खौफ का राज हुआ करता था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, अरुण गौली, छोटा राजन, अबू सलेम जैसे गिरोह आए दिन गैंगवॉर करते थे, लोगों पर फायरिंग करवाते थे और शहर एक तरह से खौफ में जी रहा था। लेकिन इन संगठित अपराध गिरोहों की कमर अगर किसी ने तोड़ी तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान डी शिवानंदन का रहा। डी शिवानंदन का पूरा नाम है धनुषकोडी शिवानंदन। ये 1976 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस बनने से पहले, पुलिस में भर्ती होने से पहले ये कॉलेज में शिक्षक हुआ करते थे, वहां पर पढ़ाया करते थे। और उससे पहले जब ये छात्र थे तो ये एक एक्टिविस्ट किस्म के छात्र हुआ करते थे। आज भले ही ये मराठी और हिंदी फर्राटे से बोलते हों, लेकिन उन दिनों 50 और 60 के दशक में जो हिंदी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहा था, तो उसमें इन्होंने भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। बतौर एक आईपीएस अधिकारी शिवानंदन कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, जैसे कि वो सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर रह चुके हैं और महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। लेकिन उनका कार्यकाल जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर का कार्यकाल। ये मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम थे, यानी कि क्राइम ब्रांच के चीफ थे 1997 से लेकर साल 2001 तक। और इन 4 सालों में इन्होंने जो कुछ भी किया, जो रणनीतियां बनाई और जो उपलब्धियां हासिल हुई, वे सबसे ज्यादा चर्चित रहीं और उन्होंने डी शिवानंदन का नाम बाकी अधिकारियों से बिल्कुल अलग ले जाकर खड़ा कर दिया। 1997 में जब शिवानंदन ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की कुर्सी संभाली, उस वक्त मुंबई का काफी बड़ा बुरा हाल था। शहर में हर रोज गोली चल रही थी, गैंगवॉर हो रहा था, धमकी भरे फोन आ रहे थे। या तो गैंगस्टर्स एक दूसरे को मार रहे थे या फिर तमाम गैंग्स की ओर से व्यापारियों पर, बिल्डरों पर, कारोबारियों पर, केबल ऑपरेटर्स पर और फिल्मी हस्तियों पर गोलियां चलाई जा रही थी, उनकी हत्याएं की जा रही थी, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। और एक तरह से स्थिति ऐसी बन गई थी जैसे कि पुलिस का कोई शहर पर नियंत्रण ही ना हो और पूरे शहर पर इन अंडरवर्ल्ड गैंग्स का राज था। इस तरह की एक तस्वीर उस वक्त में सामने उभर कर आ रही थी। ये वो दौर भी था जब देश में रिसेशन चल रहा था और ऐसे में बहुत छोटी सी अमाउंट के लिए भी एक्सटॉर्शन के कॉल्स आते थे अंडरवर्ल्ड डॉन्स की तरफ से। और अगर उन्हें पता चलता था इन संगठित अपराध के गिरोहों को कि किसी ने शादी ब्याह में कुछ ज्यादा पैसा खर्च किया है या कोई महंगी चीज खरीदी है, महंगा घर खरीदा है या महंगी कार खरीदी है, तो उसको भी धमकी भरे फोन आ जाते थे एक्सटॉर्शन के लिए। तो उस वक्त इस तरह की हालत मुंबई शहर की हो गई थी। इस दौरान 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने कि मुंबई पुलिस को झकझोर कर रख दिया और तब यह माना जाने लगा कि अब पानी नाक के ऊपर जा रहा है। पहली घटना हुई 12 अगस्त 1997 को, जब दिन दहाड़े मुंबई के अंधेरी इलाके में अबू सलेम गिरोह के शूटरों ने गुलशन कुमार, टी सीरीज कंपनी के गुलशन कुमार की हत्या कर दी, उनको गोलियों से भून दिया। और दूसरी घटना उसके अगले साल हुई 8 अक्टूबर 1998 को, जब ठीक पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने पुलिस मुख्यालय की सड़क के उस पार छोटा शकील के शूटरों ने रूपम नाम का एक शोरूम चलाने वाले भरत शाह के ऊपर गोलियां बरसा दी और भरत शाह की वहीं पर मौत हो गई। मुंबई पुलिस के मुख्यालय से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जाहिर तौर पर यह पुलिस को सीधी चुनौती थी और खास करके सबकी निगाहें टिकी हुई थी डी शिवानंदन के ऊपर, क्योंकि डी शिवानंदन उस वक्त क्राइम ब्रांच के चीफ थे और इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को काबू करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी।
इसी दौरान दाऊद इब्राहिम गिरोह और छोटा राजन गिरोह के बीच एक अलग तरह का गैंगवॉर भी चल रहा था। यह गैंगवॉर ऐसा था कि छोटा राजन गिरोह की ओर से जो भी लोग 12 मार्च 1993 के बमकांड के जो आरोपी थे, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा था। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को छोटा राजन के शूटरों ने उड़ा दिया था, जगह जगह पर उनकी हत्याएं की थी। ये वो लोग थे जिनके खिलाफ 12 मार्च 1993 की साजिश में शामिल होने का आरोप था, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। और बदले में होता यह था कि जब भी छोटा राजन किसी बमकांड के आरोपी को मारता था, तो बदले में छोटा शकील, जो कि दाऊद का गुर्गा था, वो किसी शिवसेना के नेता को या किसी शिवसैनिक की हत्या कर देता था, किसी ऐसे शख्स की हत्या कर देता था जिसके ऊपर की आरोप रहा हो कि वो 1992-1993 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनमें वो शामिल रहा हो। तो एक तरफ छोटा राजन बमकांड के आरोपियों को मार रहा था, तो वहीं दूसरी ओर छोटा शकील जो है दंगे में शामिल हुए आरोपियों को मार रहा था। तो ये भी एक गैंगवॉर था जो कि शिवानंदन के लिए सिरदर्द बना हुआ था। अब शिवानंदन के सामने जिम्मेदारी थी एक तो इस गैंगवॉर को रोकना, और इसके अलावा एक्सटॉर्शन के लिए जो हत्याएं हो रही थी, ऐसे लोगों की हत्याएं जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन्स की जो पैसे की डिमांड है ना पूरी कर पाने के कारण मारे जा रहे थे, उसको भी रोकना था। अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए अब शिवानंदन ने एक रणनीति तैयार की, और इस रणनीति के मुताबिक दो तरह से अंडरवर्ल्ड से डील किया जाना था, उनको खामोश किया जाना था। पहला तरीका था एक सख्त कानून बनाए जाने का, और उस कानून के तहत तमाम गैंगस्टरों की धरपकड़ करने का। और दूसरा तरीका था एनकाउंटर्स का, गोली का जवाब गोली से देने का, गैंगस्टरों से गोलियों की जुबान में बात करने का तरीका। तो जहां तक पहले तरीके का सवाल है, एक कानून बनाया गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसे कि लोग मकोका या मोका भी कहते हैं। तो इस कानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शिवानंदन भी थे, और उनका जो अनुभव था अंडरवर्ल्ड गैंग से डील करने का, जो नॉलेज थी, उसका इस्तेमाल किया गया, और ये बड़ा ही सख्त कानून बना। और इस कानून के तहत जो भी गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे, उन्हें आसानी से बेल नहीं मिलती थी। इसके अलावा पुलिस को उनसे पूछताछ के लिए ज्यादा दिनों की कस्टडी भी मिलती थी। ये बड़ा ही सख्त कानून, बिल्कुल टाडा के जैसा ही कानून ये बनाया गया था। और महाराष्ट्र के बाहर भी अब कई राज्य जो है इस कानून को अपना चुके हैं, और इसके तहत वो संगठित अपराध से निपटते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि MCOCA कानून के तहत जो है गैंगस्टरों की इन्होंने धरपकड़ करनी शुरू कर दी, कई लोगों को डिटेन किया। बताते हैं कि उस दौरान जो है करीब 1600 लोगों को डिटेन किया गया था। इसके अलावा करीब 1500 हथियार पकड़े गए, जिसमें कि कई अत्याधुनिक हथियार भी थे, उनको भी पकड़ा गया। दूसरा तरीका था एनकाउंटर्स का, गोलियों का जवाब गोली से देने का। तो जहां तक इस दूसरे तरीके का सवाल है, ये एक विवादास्पद तरीका था, इस पर काफी विवाद भी हुआ था, और यह आरोप लगने लगा पुलिस पर कि पुलिस शॉर्टकट अपना रही है अंडरवर्ल्ड को काबू में करने के लिए, और न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर जो है एक तरह से वो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी मुहिम चला रही है। लेकिन जो भी हो, इसके नतीजे दिख रहे थे, और एनकाउंटर्स की पॉलिसी की वजह से ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो है मुंबई में एक तरह से पुलिस का खौफ बढ़ गया। अब तक जो गैंगस्टरों का खौफ था, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स का खौफ था, अंडरवर्ल्ड के गिरोहों को खौफ था, वो कम हो गया, और एक डेटरेंट वैल्यू का काम करने लगी ये एनकाउंटर्स की पॉलिसी। तो शिवानंदन ने इस पॉलिसी पर अमल करने के लिए क्या किया? शिवानंदन ने मुंबई पुलिस के चुनिंदा अफसरों को अपने साथ लिया, एक टीम बनाई, और सबको जिम्मेदारी दे दी गई अलग अलग गिरोहों के पीछे पड़ने की, जैसे कि प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले। ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आगे जाकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर मशहूर हुए, और इनके नाम पर कई एनकाउंटर्स दर्ज हैं कि इन्होंने कई बड़े बड़े, कई नामचीन गुनहगारों को, कई नामचीन गैंगस्टरों को मारा। एक लिस्ट बनाई जाने लगी हर एक गिरोहों की, दाऊद इब्राहिम गिरोह के टॉप 10 शूटरों की लिस्ट, अरुण गौली गिरोह के टॉप 10 शूटरों की लिस्ट, छोटा राजन गिरोह के टॉप 10 शूटरों की लिस्ट, और हर एक टीम को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक एक गैंग पर फोकस करेंगे, और हर गिरोह के जो लिस्ट में जिन गैंगस्टरों के नाम हैं उनका खात्मा करना है। तो इसके बाद एक तरह से मुंबई पुलिस की एक बड़ी भारी मुहिम शुरू हो गई,
और गैंगस्टर चुन चुन कर मारे जाने लगे। बताते हैं कि शिवानंदन के अकेले 4 साल के कार्यकाल में ही 238 गैंगस्टरों को मारा गया, 238 गैंगस्टरों को यमलोक पहुंचाया गया। और यह सब उस रणनीति का हिस्सा था जो कि डी शिवानंदन ने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि डी शिवानंदन के पहले मुंबई में एनकाउंटर्स नहीं होते थे। शिवानंदन के पहले रणजीत सिंह शर्मा ज्वाइंट कमिश्नर थे, उस दौरान भी कई सारे एनकाउंटर्स हुए थे, उनके भी पहले एनकाउंटर्स होते रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स जो है डी शिवानंदन के कार्यकाल में हुए, और एनकाउंटर्स की इस पॉलिसी का सबसे प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल डी शिवानंदन ने किया था और उन्होंने अपने अधिकारियों को खुली छूट देकर रखी थी। डी शिवानंदन के उन दिनों राइट हैंड हुआ करते थे डीसीपी प्रदीप सावंत। प्रदीप सावंत एक बहुत ही इंटेलिजेंट अधिकारी माने जाते थे, बहुत ही हिम्मती अधिकारी माने जाते थे, और ये सारे ऑपरेशंस जो है प्रदीप सावंत सुपरवाइज करते थे। प्रदीप सावंत के बारे में जो है एक फिल्म का किरदार भी जो है प्रदीप सावंत के व्यक्तित्व से प्रभावित बताया जाता है। फिल्म सरफरोश आपने अगर देखी होगी तो उसमें जो एसीपी राठौड़ का किरदार है, बताते हैं कि वो प्रदीप सावंत से ही इंस्पायर्ड था कि किस तरह से प्रदीप सावंत जो है वो गुनहगारों को हैंडल करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, उनका खात्मा करते हैं। जब डी शिवानंदन की अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ये मुहिम चल रही थी, उसी दौरान मामला सामने आया फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का। ये वो फिल्म थी जिसमें कि सलमान खान, प्रीति जिंटा जैसे कलाकार काम कर रहे थे। अब्बास मस्तान ने इसको डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म से जुड़ा हुआ यह आरोप लगा कि इसको अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने फाइनेंस किया था। नाजिम रिजवी जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड का पैसा जो है इस फिल्म में लगाया है। इसमें उस दौरान के बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फाइनेंसर भरत शाह का भी नाम आया, और भरत शाह की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई। नाजिम रिजवी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रहमान नाम का एक नाजिम रिजवी का साथी था, उसको गिरफ्तार किया गया, और इन सभी को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, MCOC कानून के तहत जो है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके खिलाफ मुकदमा चला। हालांकि मुंबई पुलिस को इस मुकदमे के दौरान इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, सफलता नहीं मिल पाई जितना कि पुलिस ने सोचा था, लेकिन इस मामले के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एक संदेश जरूर चला गया कि अंडरवर्ल्ड से दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि उस वक्त हो ऐसा रहा था कि बहुत सारे जो अंडरवर्ल्ड के गैंग्स हैं वो अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल करते थे, अपना पैसा फिल्मों में लगाते थे, और अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी घुसपैठ जो है बॉलीवुड में हो चुकी थी। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो है वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में घुलते मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो जब ये मामला सामने आया तो एक तरह से अंडरवर्ल्ड के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री में घबराहट फैल गई और लोग अंडरवर्ल्ड से कटने लगे, धीरे धीरे उससे दूर जाने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी शिवानंदन के कार्यकाल के दौरान कि एक तरह से उन्होंने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस पर अपनी लगाम कसी थी। साल 2011 में डी शिवानंदन पुलिस सेवा से रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में भी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उनकी ओर से समाज को कुछ ना कुछ मिले। उन्होंने एक रोटी बैंक की शुरुआत की है। रोटी बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत अगर आपके घर में खाना बच गया है या आपने कोई पार्टी रखी है, शादी ब्याह का कोई मौका है, और अगर उसमें खाना बच जाता है तो इस रोटी बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपके पास आते हैं, बचा हुआ खाना आपके पास से उठाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों तक वो खाना पहुंचाया जाता है। तो ये रोटी बैंक के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं डी शिवानंदन, और इन दिनों रोटी बैंक के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के वो डायरेक्टर्स भी हैं, और केंद्र सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के भी ये सदस्य थे। तो ये कहानी थी मुंबई पुलिस के एक ऐसे चाणक्य की जिन्होंने की 238 गैंगस्टरों को यमलोक पहुंचाया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अंडरवर्ल्ड की किसी और दिलचस्प कहानी के साथ।